हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा वीडियो है वेन डी ग्राफ जनरेटर पर। इसमें हम देखेंगे कि कौन से इसमें पार्ट लगे होते हैं और इसका क्या काम है और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, कैसे वर्क काम करता है, और कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस सबको भी करेंगे और समझेंगे कि व्हाट इज़ वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और क्वेश्चन भी पूछता है। तो आइए समझते हैं सबकी वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है। तो यह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन है और इसका यूज होता है बहुत हाई वोल्टेज को जनरेट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं ए वेन डी ग्राफ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन यूज टू जनरेट वेरी हाई वोल्टेज मिलियंस ऑफ वोल्ट विथ लो करंट। तो लो करंट के साथ हम बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज को जनरेट कर सकते हैं इस मशीन के द्वारा। और ये मशीन कैसा है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, पार्टिकल एक्सीलरेटर्स एंड डिमोन्स्ट्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका जो व्यापक रूप से यूज होता है फिजिक्स में, एक्सपेरिमेंट में, और जो पार्टिकल एक्सीलरेटर यानी कि जो पार्टिकल सबको त्वरित गति प्रदान करने के लिए, उसके गति को बढ़ाने के लिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिमोन्स्ट्रेशन के लिए इसका यूज होता है। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर इज ए डिवाइस दैट यूजेज ए मूविंग बेल टू accumulate इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए hollow मेटल स्फीयर प्रोड्यूसिंग ए लार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम बेल्ट का यूज करते हैं। और बेल्ट क्या होता है? तो मूविंग कर रहा होता है और उससे चलते क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक्यूमुलेट होता है हॉलो मेटल पर, और ये मेटल जो होता है सो स्फीयर होता है। तो इस तरह से हम बहुत लार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं, लार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम इसमें उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर कैपेबल ऑफ बिल्डिंग ऑफ हाई पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻7 वोल्ट्स, 10 लाख जो वोल्ट का हम जो पोटेंशियल डिफरेंसेस से क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो वर्किंग ऑफ ए वेन डी ग्राफ जनरेटर इज बेस्ड ऑन द टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना। दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना पर ये आधारित है। पहला है डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। तो हम देखते हैं कि शार्प पॉइंट पर जो है सो पोटेंशियल ज़्यादा जमा होता है, ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक हो गया हमारा डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, दैट इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस इन एयर और गैसेज रेडियली एट द पॉइंटेड एंड्स ऑफ कंडक्टर्स। और दूसरा हो गया इफ ए चार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट इनटू इंटरनल कंट्रैक्ट विथ ए होलो कंडक्टर, all of its charges transfer to the hollow conductor, however high potential of the latter may be। इस तरह से इसका ये सिद्धांत होता है। अब इसमें मेन पार्ट की बात करेंगे तो इसमें लगा रहता है मेटल डोम, जो स्फीयर हम देख रहे हैं। ये क्या करता है? तो चार्ज को स्टोर करता है। उसके बाद इसमें रहता है इंसुलेटिंग बेल्ट। तो ये क्या करता है? चार्ज को अपवर्ड मूव कराता है। उसके बाद होता है रोलर। तो अपर लोअर रोलर हम देख सकते हैं, पुली, जिसको हम P1 और P2 से डिनोट करते हैं। तो इसको रोटेट द बेल्ट। अब ये रोलर क्या करता है? तो बेल्ट को रोटेट करता है। और मोटर क्या करता है कि ड्राइव्स द बेल्ट, और मोटर की मदद से जो बेल्ट को हम ड्राइव करते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पर दो कम्ब है। आप एक हो गया B1 और दूसरा हो गया B2। तो इसको हम कम्ब या ब्रश कहते हैं। ये क्या करता है कि चार्ज को ट्रांसफ़र करता है। अब उसके बाद इंसुलेटिंग कॉलम है, ये सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर को। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो वर्किंग प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दो जो इस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। अब कैसे काम करता है तो इसको समझते हैं। ए मोटर रोटेट्स द इंसुलेटिंग बेल्ट। हम देख सकते हैं P1 और P2 दो पुल्ली है और दोनों एक दूसरे से बेल्ट से जुड़ा हुआ है। तो अगर एक पुल्ली को हम घुमा रहे हैं तो दूसरा भी पुल्ली घूमेगा। और चार्ज इज स्प्रेड ऑन द बेल्ट बाय द लोअर बेल्ट का वो हम स्प्रेड बेल्ट कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि चार्ज का वितरण होता है, चार्ज स्प्रे यानी कि छिड़काव होता है किस पर? तो बेल्ट पर।
अब बेल्ट पर चार्ज छिड़काव होगा तो बेल्ट तो ऊपर नीचे हो रहा है, तो चार्ज कहाँ चला जाएगा? चार्ज हम स्प्रे किए हैं नीचे, लेकिन चार्ज चला जाएगा ऊपर। द बेल्ट कैरी चार्ज अपवर्ड। अब इसके बाद क्या हो गया कि बेल्ट चार्ज को कहाँ लेकर के जाएगा? तो ऊपर चला जाएगा। अब एट द टॉप द अपर कम्ब ट्रांसफर चार्ज टू द मेटल स्फीयर। अब टॉप पर क्या करेगा? तो अपर कम्ब जो है चार्ज को ट्रांसफ़र करेगा मेटल स्फीयर पर। अब इसके बाद क्या होगा? चार्ज हमारा जमा होना शुरू होगा। चार्ज एक्यूमुलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो चार्ज कहाँ पर? आउटर सरफेस पर हमारा जमा होना शुरू हो जाएगा स्फीयर के। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं द पोटेंशियल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली अंटिल लीकेज और डिस्चार्ज अकर्स। तो इस तरह से हमारा जो पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है जब तक कि जो हवा में से हवा आयोनाइज नहीं हो जाए और जो डिस्चार्ज एक्शन नहीं शुरू हो जाए। तो इसके बाद चार्ज ऑलवेज स्टेज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब चार्ज कहाँ पर रहता है, कहाँ पर स्टे करता है? तो कंडक्टर के आउटर सरफेस पर। और इसके बाद वेरी हाई वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड बट करेंट इज़ वेरी स्मॉल फॉर तो ये जो है हम जब डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो सेफ्टी के हिसाब से भी ये ठीक है, क्योंकि वोल्टेज तो बहुत हाई होता है लेकिन करंट बहुत ही स्मॉल होता है, तो सेफ्टी पर्पस से भी ये ठीक है। तो पोटेंशियल कैन बी रीच मिलियंस ऑफ वोल्ट्स। तो यहीं पर जो हमने पहले शुरुआत में समझा कि वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है, तो बहुत ही हाई 10 लाख पोटेंशियल डिफरेंस के पोटेंशियल को क्रिएट करता है। तो अब हम आ गए इतना प्रोसेस से गुजरने के बाद ये जो ये पोटेंशियल डिपॉजिट होने लगता है स्फीयर पर, तो ये मिलियंस ऑफ वोल्ट्स का जो पोटेंशियल होता है। अब इसके बाद इसके का यूज कहाँ कहाँ होता है उसको समझते हैं। तो इन पार्टिकल एक्सीलरेटर न्यूक्लियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, तो पार्टिकल को गति प्रदान करने के लिए इसका यूज होता है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जैसे मतलब प्रोटॉन सबको एक्सीलरेट कराने के लिए, तो जैसे प्रोटॉन हो गया तो पार्टिकल हो गया ना, तो उसको एक्सीलरेट कराने के लिए हम इसका यूज करते हैं। टू स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिनोमेना, विद्युत स्थितिकी का जो घटना सब है उसका अध्ययन करने के लिए इसका यूज करते हैं। डिमोन्स्ट्रेशन द हेयर स्टैंडिंग एक्सपेरिमेंट, जैसे ही हम इसको टच करेंगे तो हमारा बाल खड़ा हो जाता है, तो हेयर स्टैंडिंग जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हम इसका यूज करते हैं। अब पहले ज़माने में पुराना जो मेथड था उससे जो हम एक्सरे का प्रोडक्शन करते थे तो उसके लिए भी हम इसका यूज करते थे। अब अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो प्रोड्यूसेस एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज, बहुत हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है और इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। और उसके बाद चार्ज सप्लाई बहुत कंटिन्यूस होता है। और लिमिटेशन की बात करें तो लीकेज ऑफ चार्ज ड्यू टू एयर आयोनाइजेशन, जो चार्ज का लीकेज होता है क्योंकि एयर में से जो है इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं गैस में से, तो क्या हो जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पर चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से लीकेज ऑफ चार्ज होगा। एयर हवा में से इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण एयर का आयोनाइजेशन हो जाएगा और चार्ज लीकेज हो जाएगा। तो वर्क्स बेटर इन एनी कंडीशन। तो लिमिटेड तो वर्क जो इसका अच्छा परफॉर्मेंस ये देगा ड्राई कंडीशन में ही देगा, तो वर्क बेटर इन ड्राई कंडीशन। और लिमिटेड करंट आउटपुट, और इसमें जो करंट आउटपुट होता है वो लिमिटेड ही होता है। तो इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं वेन डी ग्राफ जनरेटर को। तो इसमें मेटल का स्फीयर हो गया, सेल हो गया, उसके बाद आयरन सोर्स हो गया। दो जो हमारा कॉम्ब होता है, एक होता है B1, दूसरा होता है B2। तो एक हो गया हमारा स्प्रे कॉम्ब, नीचे वाला आपको B1 कॉम्ब बोलते हैं B1। तो ये हो गया हमारा स्प्रे कॉम्ब और दूसरा हो गया B2 कलेक्टर कॉम्ब। और इसके अलावा ग्राउंडेड मेटल बेस आप देख सकते हैं, और इंसुलेटिंग बेल्ट जो है सो चार्ज को डिलीवर करने के लिए, और इंसुलेटिंग पिलर हम देख सकते हैं। तो इस तरह से वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है? वेन डी इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर capable of building of high potential differences of the order of 10 to the power 7 volts. The working of a Van de Graaff generator is based on the टू प्रिंसिपल। एक हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और दूसरा हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसको समझने के बाद लास्ट में हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर दो ठो गोला ले रहे हैं, एक ठो गोला ले रहे हैं यानी कि स्फीयर ले रहे हैं। अभी जो बड़ा सा आप स्फीयर देख रहे हैं, इस स्फीयर में क्या है?
इसका रेडियस आर है, कैपिटल आर। ये गोला के भीतर में एक गोला लेते हैं जिसका कि रेडियस है स्मॉल आर, तो सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा बड़ा गोला के लिए हो जाएगा KQ/R, और जो छोटा गोला है उसके लिए जिसका कि रेडियस है स्मॉल आर, उसके लिए जो रेडियस होगा वो हो जाएगा हमारा KQ/R, उसको हम V डैश से लिखते हैं। तो हमारा V बराबर हो जाएगा KQ/R और V डैश बराबर हो जाएगा KQ/R। अब VR जो हम बड़ा जो रेडियस माने बड़ा आर से जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, जिसके रेडियस को बड़ा गोला है, बड़ा गोला के रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि बड़ा जो कैपिटल आर रेडियस वाला जो हमारा स्फीयर है उसके चलते हमने पोटेंशियल कहा V बराबर KQ/R, लेकिन हम देख रहे हैं छोटा गोला भी है, उस पर भी चार्ज है, तो उसका भी कुछ होगा पोटेंशियल, और भी इफेक्ट करेगा बड़े गोले के पोटेंशियल को। तो इस तरह से टोटल पोटेंशियल को हम जोड़ लेंगे। तो हमको ध्यान में रखा है कि बड़ा जो गोला है उसका जो पोटेंशियल है वो V हो गया, और छोटा जो गोला है उसका V डैश हो गया। तो V बराबर KQ/R और V डैश बराबर KQ/R, और टोटल जो पोटेंशियल होगा V कैपिटल R बराबर हो जाएगा KQ/R प्लस KQ/R, और इस तरह से V स्मॉल r बराबर हो जाएगा KQ/R प्लस KQ/R। अब हम जो छोटा वाला स्फीयर है स्मॉल r रेडियस वाला, तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो V स्मॉल r माइनस V कैपिटल R को करते हैं, यानी कि छोटा गोला का जो स्फीयर है उसमें से बड़ा गोला का जो पोटेंशियल है उसको घटा लेते हैं। तो इसी को माने छोटा रेडियस के चलते जो पोटेंशियल है उसमें से हम बड़ा गोला के मतलब कैपिटल R रेडियस वाला जो हमारा गोला है उसका जो पोटेंशियल उसको घटा लेते हैं, और इस तरह हमको प्राप्त होता है KQ/R माइनस KQ/R। तो KQ को हम कॉमन ले लिए तो लिख सकते हैं KQ 1/R माइनस 1/R। और इसके बाद हम देख सकते हैं इसमें कि आयोनाइजेशन होते आता है एयर का, और कंडक्टिंग मीडियम को यूज करते हैं, लीकेज ऑफ चार्जेज होता है, ब्रेक डाउन ऑफ एयर होता है, और तो जो एयर है तब ना एयर का आयोनाइजेशन होता है, तो पूरा डिवाइस को हम वैक्यूम में रख देंगे तो एयर का ब्रेक डाउन नहीं होगा, एयर का आयोनाइजेशन नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि इसका हम जो यूज करते हैं टू क्रिएट हाई पोटेंशियल। एक्सपेरिमेंट में म्यूजियम में ये रखा रहता है, इसको छूते ही बाल खड़ा हो जाता है, और पुराने ज़माने में एक्सरे प्रोडक्शन में भी यूज होता है, और जो हाई पोटेंशियल है उसको जनरेट करने में यूज होता है, डेमोन्स्ट्रेशन में यूज होता है, इसको छूते ही हमारा बाल खड़ा हो जाता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना के स्टडी में इसका हम यूज करते हैं। तो ये पार्टिकल एक्सीलरेटर का भी काम करता है। पहले ज़माना में ये बहुत अच्छा विकल्प होता था, अब तो कुछ नया इन्वेंशन सब हुआ है, तो हम इसको नया माने पार्टिकल एक्सीलरेटर सब भी आ गया है, लेकिन पहले ज़माना में इसका यूज होता था।